मीरा अभी छोटी ही थी जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। मीरा की माँ के देहांत के बाद अब रमेश को ये चिंता सताने लगी थी कि मीरा बिना माँ के कैसे बड़ी होगी। इसलिए रमेश अपनी बेटी को उसकी मौसी के घर छोड़ आया। अपने मौसी के घर मीरा बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद रमेश के घर रमेश की बुआ आई। वो रमेश को मीरा के लिए दूसरी शादी करने को कहती है। रमेश, मीरा की मौसी भी मीरा का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी क्योंकि उसके खुद के 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में वो हमारी मीरा का ध्यान कैसे रखेगी। शादी कर लो बेटा, तुम्हारी आगे की जिंदगी भी आसान हो जाएगी और मीरा को उसकी माँ मिल जाएगी। रमेश अपनी बुआ और बाकी रिश्तेदारों की बात मानकर जानवी नाम की एक महिला से शादी कर लेता है। रमेश जानवी को मीरा से मिलवाता है। जानवी स्वभाव से काफी चालाक औरत थी। वो रमेश के सामने तो मीरा से बहुत ही प्यार से पेश आती थी, लेकिन रमेश के घर से जाते ही वो मीरा पर बहुत अत्याचार करती थी। मीरा अपनी माँ के अत्याचारों से परेशान होती थी, लेकिन वो जानवी के डर से अपने पिता से कुछ नहीं कहती थी। कुछ समय बाद अब जानवी की भी खुद की एक बेटी पैदा हो गई थी जिसका नाम रिया था। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई। मीरा बहुत ही सुंदर, समझदार और जिम्मेदार थी। वहीं उसकी बहन रिया लापरवाह, घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की थी। रिया का बस पार्टियों में घूमना और इधर से उधर आवारागर्दी करना ही काम था। रिया भी अपनी माँ की तरह दिन भर मीरा पर हुक्म चलाती रहती थी और उसे परेशान करती थी। आखिरकार रिया ने बचपन से अपनी माँ से यही सीखा था। मीरा पर हो रहे अत्याचार को देखकर रमेश बस यही सोचता था कि काश उसने मीरा के बचपन में दूसरी शादी ना की होती तो आज उसकी बेटी मीरा को ये सब अत्याचार सहना ना पड़ता। एक दिन रिया अपनी माँ से बोली, माँ, मेरी अलमारी में मेरे फटे पुराने कपड़े मेरी जगह घेर रहे हैं। तुम उन पुराने कपड़ों को उठाकर उस मीरा को दे दो। वैसे भी मैं आज शॉपिंग करने जा रही हूँ। रिया, तुम अपनी बड़ी बहन को अपने फटे पुराने कपड़े दोगी? ये कैसे संस्कार हैं? अरे वाह 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 वाह। एक तो मेरी बेटी तुम्हारी बेटी को पहनने के लिए ब्रांडेड कपड़े दे रही है और तुम उसमें भी अपनी टांग अड़ा रहे हो। अपनी बेटी पर हो रहे अत्याचार को रमेश रोक भी नहीं पाता था। रिया हमेशा शॉपिंग करती रहती थी और नए नए कपड़े पहनती थी और मीरा को रिया के पुराने और फटे हुए कपड़े ही मिलते थे। मीरा बस अपनी माँ की तस्वीर को अपने सीने से लगाए रोती थी। एक दिन रिया को एक फोन आता है, जिसके बाद रिया खुशी से अपनी माँ से कहती है, माँ, अभी मुझे मेरी सहेली पिंकी का फोन आया था। उसने बताया कि हमारे गांव में एक मैगजीन के मॉडलिंग कॉन्टेस्ट होने वाले हैं। मैं भी उस कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे सुंदर चेहरे के अलावा मैगजीन के कवर पेज पर किसी और का फोटो हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत महंगी और सुंदर सुंदर ड्रेस डिजाइन करवाऊंगी, जिसे पहनकर तुम सबसे अलग और सबसे खूबसूरत नजर आओगी। माँ, और पिंकी ये भी कह रही थी कि कॉन्टेस्ट के विजेता घोषित करने के लिए शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन अरुण यादव का बेटा मुकुल यादव आ रहा है। मैंने फेसबुक पर उसका फोटो देखा माँ, ही इज अ गुड लुकिंग मैन। ये तो और भी अच्छी बात है। मौका मिलते ही तुम उसे अपनी प्यारी प्यारी बातों और सुंदर सुंदर चेहरे के जाल में उलझा लेना। एक बार जैसे ही वो शादी के लिए मान गया, फिर तो मौज ही मौज है। मीरा अपनी माँ और अपनी बहन की सारी बातें सुन रही थी। सब सुनने के बाद मीरा खुद को ऊपर से नीचे तक देखती है। उसके फटे पुराने कपड़े और धूल से भरे हुए बाल देखकर मीरा काफी उदास हो जाती है। अपनी बेटी को यूँ उदास देखकर रमेश उसके पास जाकर कहता है, मैं जानता हूँ बिटिया, तेरा भी उस कॉन्टेस्ट में भाग लेने का बहुत मन है। आज तेरी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मैंने तेरे ही खुशी के लिए दूसरी शादी की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। ना मैं दूसरी शादी करता और ना तुझे इतनी बुरी सौतेली माँ मिलती। मुझे माफ कर दे बिटिया। नहीं पिताजी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और आप रोइए मत, वरना मेरा भी मन दुखेगा। रमेश दुखी मन से वहाँ से चला जाता है।
कुछ दिनों बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है। रिया कंपटीशन के लिए तैयार होने के लिए अपनी माँ के साथ पार्लर चली जाती है। मीरा अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ को याद करते हुए रो रही थी। माँ, आप कहाँ चले गए हो? पिताजी मुझे बचपन में समझाते थे कि आप आसमान में तारा बन गई हो, फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? मैं जब भी आसमान की ओर देखती हूँ मुझे हमेशा काले बादलों के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मीरा रो ही रही थी कि तभी उसके सामने एक तेज रोशनी प्रकट होती है और उस तेज रोशनी में मीरा को उसकी माँ नजर आती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, रो मत, आ मेरे गले लग जा, मैं तेरी सारी परेशानियों को अपने सीने से ले लूंगी। माँ, क्या मैंने कभी आपको बहुत परेशान किया था जो आप मुझसे इतना दूर चली गई हो? मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लगता है। अब तुझे कोई परेशान नहीं करेगा मेरी बच्ची। देखो ना माँ, मैं नई माँ को बिल्कुल आपकी तरह प्यार करती हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझ में और रिया में इतना ज्यादा भेदभाव क्यों करती है? आज भी वो प्रतियोगिता के लिए केवल रिया को ही तैयार कर रही है। मैं अपनी बेटी को एक ऐसी चीज दूंगी जिसे पहनते ही मेरी बेटी बिल्कुल राजकुमारी दिखने लगेगी। ये ले बेटी, ये जादुई सैंडल है। ये सैंडल पहनते ही तुम्हारी वेशभूषा बिल्कुल बदल जाएगी, लेकिन ध्यान रहे अपना चेहरा छुपा कर रखना ताकि जानवी और रिया को तुम पहचान में ना आओ। और हाँ बेटी, रात 12 बजे से पहले तुम्हें घर वापस आना होगा। आधी रात के बाद इस जादुई सैंडल की शक्तियाँ चली जाएगी। मीरा जैसे ही जादुई सैंडल को पहनती है, उसके फटे पुराने कपड़े बहुत ही सुंदर ड्रेस में बदल जाते हैं। मीरा खुद को ऊपर से नीचे तक देखती है। मीरा की वेशभूषा बिल्कुल बदल चुकी थी और उसके बाल और मेकअप बिल्कुल किसी मॉडल की तरह लग रहे थे। तभी उसकी माँ की आत्मा कहती है, बेटी, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम पूरी लगन से प्रतियोगिता जीतोगी। अब मेरे जाने का समय हो गया है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मीरा दुखी मन से अपनी माँ को अलविदा कहती है और अपना चेहरा ढककर अपने घर से बाहर निकलती है। मीरा के घर से बाहर निकलते ही मीरा को अपने साथ ले जाने के लिए एक सुंदर कार उसके घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद मीरा उस कार में बैठकर प्रतियोगिता में पहुंचती है। मीरा घबराई हुई स्टेज के पीछे सभी लड़कियों के साथ लाइन में खड़ी थी। वो देखती है कि उसकी बहन रिया भी वहीं कहीं आसपास खड़ी है। कुछ देर में शो शुरू हो जाता है और सभी लड़कियां एक एक करके अपनी ड्रेस दिखाती हुई स्टेज पर चलने लगती है। रिया भी लोगों में अपने रूप का खूब जलवा बिखेरती है। उसके बाद मीरा की बारी आती है। मीरा घूंघट में स्टेज पर पहुंचती है। सभी की नजरें घूंघट वाली लड़की यानी कि मीरा पर ही टिकी हुई थी। रिया भी लगातार मीरा को देख रही थी कि आखिर घूंघट में है कौन। मीरा सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा मुकुल यादव लगातार मीरा को देख रहा था। कुछ समय बाद ही मीरा को वहाँ की घड़ी में 12 बजे का संकेत मिलता है। मीरा घबराई हुई प्रतियोगिता से बाहर भागने लगती है। उसे रोकने के लिए मुकुल भी मीरा के पीछे भागा। मीरा मुकुल को अपने पीछे आता देख और भी ज्यादा घबरा जाती है। अब जादुई सैंडल का जादू खत्म हो चुका था, इसलिए वो गाड़ी भी अब गायब हो चुकी थी। मीरा रिक्शा रुकवाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, उसे ठोकर लगती है और वह जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर से एक सैंडल निकलकर जमीन पर गिर जाती है। मीरा काफी जल्दबाजी में होती है, इसलिए उस सैंडल को उठाए बिना ही जल्दी से एक रिक्शा में बैठकर घर पहुंचती है। मीरा अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। मुकुल को मीरा तो नहीं, लेकिन मीरा की एक सैंडल जरूर मिलती है। उस सैंडल को उठाकर मुकुल अपने पास रख लेता है। कुछ दिन बाद जानवी और रिया भी घर पहुँचते हैं। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि वो घूंघट वाली लड़की कौन थी। सबकी नजर उसी पर टिकी हुई थी। अरे छोड़ो बेटी, होगी कोई सस्ती मॉडल, लेकिन मुकुल की नजरें तो सिर्फ तुम्हें ही देख रही थी ना। मीरा अपनी माँ और अपनी बहन की बातें चुपचाप सुन रही थी।
अगली सुबह मुकुल अपने मैनेजर को अपने कैबिन में बुलाकर कहता है, श्यामलाल जी, मुझे अपने मैगजीन के कवर पेज के लिए वही मॉडल चाहिए जिसने कल रात शो में घूंघट कर रखा था। उसका लिबास बहुत ही खूबसूरत था, वो सबसे हटके लग रही थी। कल शो में आए हुए मुझे सभी मॉडल की लिस्ट चाहिए। एक एक करके सबके घर जाकर इस सैंडल का पता लगाओ। ओके सर, जिस मॉडल के पैर में ये सैंडल फिट आ जाएगी, इसका मतलब वो लड़की वही मॉडल होगी जिसकी आपको तलाश है। मैं अभी पता लगाता हूँ। उसके बाद मैनेजर वो सैंडल लेकर प्रतियोगिता में आए हुए सभी मॉडल्स के घर जाकर उनके पैर में वो सैंडल पहनाता है, लेकिन वो सैंडल किसी के पैर में भी नहीं आती। किसी के पैर में बढ़ी तो किसी के पैर में ही नहीं घुस रही थी। मैनेजर अपने ऑफिस जाकर मुकुल को सारी बात बताता है। मुकुल अपनी तलाश जारी रखना चाहता था। उस रात सोते समय मुकुल के सपने में मीरा की माँ की आत्मा आती है। वो सैंडल जिस लड़की की है उसका नाम तुम्हारी लिस्ट में नहीं है। तुम्हारे शो में आई हुई एक लड़की जिसका नाम रिया है, रिया के घर पर दोबारा से जाकर तहकीकात करो। रिया के घर पर ही तुम्हारी तलाश खत्म होगी। तभी मुकुल की आँख खुल जाती है। ये कैसा सपना था और मेरे सपने में कौन था? मुकुल को अगले दिन बहुत बेचैनी हो रही थी, इसलिए मुकुल अपने मैनेजर के साथ जादुई सैंडल लेकर रिया के घर पहुंचता है। लेकिन मुकुल को वहां रिया और जानवी के अलावा कोई और तीसरी महिला नजर नहीं आ रही थी। क्या आपके घर में कोई और है जिसने प्रतियोगिता में भाग लिया था? नहीं मुकुल जी, रिया ने ही प्रतियोगिता में भाग लिया था और कोई रिया जितनी सुंदर है ही नहीं जो प्रतियोगिता में भाग ले सके। तभी मुकुल की नजर घर का काम कर रही मीरा पर जाती है। वो कौन है जो झाड़ू लगा रही है? मुकुल जी, उस पर ध्यान मत दीजिए, वो हमारे घर की नौकरानी है। सुनिए, जरा इधर आना। मुकुल मीरा को बुलाता है। उसके बाद मीरा उसके पास जाती है। मुकुल मीरा को वो सैंडल पहनने को देता है। रिया और जानवी मुकुल को ऐसा करता देख हैरान थे, लेकिन वो मन ही मन सोच रहे थे कि मुकुल बेवकूफ वाला काम कर रहा है, क्योंकि मीरा तो प्रतियोगिता में गई ही नहीं थी, उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे। लेकिन मीरा जैसे ही वो सैंडल पहनती है, उसके पैर में वो सैंडल बिल्कुल फिट आ जाती है। ये देखकर मुकुल समझ गया था कि मीरा ही वो लड़की है जिसे मुकुल ढूंढ रहा था। ये देखकर जानवी और रिया बिल्कुल हक्के बक्के हो गए। मीरा भी दूसरी सैंडल लाकर दे देती है। सभी लोग जानकर बहुत हैरान थे कि मीरा ही वो मॉडल है जो घूंघट में आई थी। तभी अंदर से मीरा के पिता रमेश निकलकर आते हैं। इतने में ही मुकुल की नजर एक दीवार पर टंगी उस महिला की तस्वीर पर जाती है जिसे मुकुल ने पिछली रात अपने सपने में देखा था। वो देखते ही मुकुल फौरन मीरा के पिता को अपने सपने के बारे में बताता है। ये सुनकर मीरा के पिता मुकुल को अपनी बेटी पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि मीरा की माँ के गुजर जाने के बाद कैसे उन्होंने दूसरी शादी की और कैसे उनकी दूसरी पत्नी ने उनकी बेटी पर अत्याचार किया। मैं अभी पुलिस को फोन करके इन दोनों को अंदर करवाता हूँ। अपनी ही बेटी पर अत्याचार करने के जुर्म में कम से कम 8 साल की सजा तो हो ही जाएगी इनको। नहीं मुकुल, ऐसा मत कीजिए। ये दोनों कैसी भी हैं, पर है तो मेरी माँ और बहन ना। मैं दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तुम दोनों कुछ तो शर्म करो। मेरी बेटी का बड़प्पन देखकर तुम्हारी आंखों में मुझे शर्म नजर नहीं आ रही। ये सब देखकर रिया और जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फौरन मीरा को गले लगा लेती है। मीरा अब बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी बहन और अपनी माँ मिल गई थी और मॉडलिंग का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी। सीता बहू, अरे ओ सीता बहू, तूने गलती से पूजा के दिए में घी की जगह तेल डाल दिया है। देख, जल्दी दे घी लाकर, मंदिर जाने के लिए देरी हो रही है। मम्मी जी, मेरी माँ कहती है कि जले में घी नहीं डालते, आग बढ़ती है। वैसे भी घी कितना महंगा हो गया है। अगर आप रोजाना घी का दिया जलाओगी तो महीने भर का घी 1 हफ्ते भी नहीं चलेगा। अरे निगोड़ी, सुबह सुबह कंजूसी शुरू कर दी तूने। इससे ज्यादा सास कुछ कहती कि ससुर जी की आवाज आ जाती है। बहू, ये क्या है? आज अखबार वाले ने केवल एक ही पन्ने का अखबार दिया, बाकी के पन्ने कहाँ गए? और ये चाय में से दूध कहाँ गायब हो गया? पापा जी, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि दूध वाली चाय सेहत के लिए हानिकारक होती है, इसलिए चाय में दूध नहीं डाला। और वैसे भी आप तो गैस के मरीज है ना। मेरी बच्ची कितना ख्याल रखती है मेरा।
अच्छा, ये अखबार वाला बाकी के पन्ने देना भूल गया क्या? अरे नहीं पिताजी, आपको अखबार पढ़ने में दिक्कत होती है ना, इसलिए मैंने उसको बोला कि जो खबर ज्यादा इम्पोर्टेंट हो वही पन्ना देना बस। और पता है पिताजी, उसने 10 रुपए का अखबार मुझे सिर्फ 1 रुपए में दे दिया। मैंने महीने में अखबार के पीछे कुल 270 रुपए की बचत की है। देखो शांति, बहू मेरा कितना ख्याल रखती है। इतना तो तुमने 40 सालों में मेरे बारे में सोचा तक नहीं, जितना बहू 4 महीने में मेरा ख्याल रखने लगी है। कंजूस कहीं की, चिकनी चुपड़ी बातों में चूना लगा रही है और इनकी समझ में नहीं आ रहा। फिर सास मुंह बनाकर मंदिर के लिए चली जाती है। वहीं शाम के समय जब बहू घर के खर्च का हिसाब कर रही होती है, ये क्या, इस महीने मैंने सिर्फ 10 रुपए की बचत की है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रहा तो मेरी इनकी कमाई तो पूरी की पूरी लुट जाएगी। बचत ज्यादा करना होगा मुझे, इस घर में पैसे तो पानी की तरह बहाए जाते हैं। वहीं अगले दिन से सीता मिशन पैसे बचाओ कंजूसी बढ़ाओ अभियान पर लग जाती है। और शाम के समय जब सभी खाना खा रहे होते हैं, सीता, ये दाल में नमक कम क्यों है? हाँ बहू, और ये रोटी आधी कच्ची आधी पक्की क्यों है? हमारे घर में तो आरओ लगा है बहू, तो पानी में भी अजीब सी गंध क्यों आ रही है? लाइए दिखाइए माँ जी। नहीं तो कोई भी गंध नहीं आ रही है इसमें से तो। फिर बहू दाल और रोटी भी खाकर चेक करती है। पिताजी, श्याम जी, सब कुछ तो बढ़िया बना है। आप लोगों को खाना नहीं खाना तो कम से कम मेरे बनाए खाने का अपमान तो मत करिए। कितने प्यार से खाना बनाया मैंने आप लोगों के लिए। अरे रो मत पगली, हम तो बस बता रहे थे। रो मत बहू, ठीक बना है खाना। माँ बाप के सामने कोई लाज शर्म नहीं बची, हर जगह बस प्यार दिखाना होता है। फिर सभी गैर मन से खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वहीं रात में अचानक से लाइट चली जाती है। ओहो, कितने मच्छर काट रहे हैं। सीता, सीता, एसी क्यों बंद कर दिया? ए जी, लाइट चली गई है। इस तरह पूरी रात सभी घर वालों को बिना लाइट के ही सोना पड़ता है, जिससे मच्छर काट काट कर उनका बुरा हाल कर देते हैं। और सुबह होते ही सीता जल्दी से उठकर मेन स्विच ऑन कर देती है और पूरे घर में फिर से लाइट आ जाती है। वहीं पूरी रात ना सोने के कारण श्याम और बाकी घर वाले दिन में देर तक सोते हैं और उन्हें अपने अपने कामों के लिए भी लेट हो जाता है। सीता, जल्दी से टिफिन पैक कर दो, बहुत देर हो गई है। ए जी, मैं भी तो देर से उठी हूँ। एक काम करो, आज ना जैम और ब्रेड लेते जाओ, कल से पक्का टाइम पर टिफिन बना दूंगी। अच्छा ठीक है। फिर श्याम गैर मन से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीता, वाह सीता, क्या आइडिया लगाया है। ऐसे में तो रात भर जो एसी बिजली खींचता है उसके पैसे बच जाएंगे और तो और दिन में सब देर तक सोएंगे तो ब्रेकफास्ट और लंच भी बच जाएगा। फिर डायरेक्ट शाम को डिनर। वाह, ये तो सही तरकीब निकाली है मैंने। और इस तरह सीता बचत के चक्कर में दिन ब दिन कंजूसी करती रहती है। फिर एक दिन, माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, राशन और सब्जी खत्म हो गई है ना। ठीक है, जा, समय से आ जाना। शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ खाने पर आ रही हैं, तो खाने में कुछ अच्छा बना देना। ठीक है सासू माँ, आज तो ऐसा खाना खिलाऊंगी इन्हें कि कभी भी ये औरतें दूसरों के घर का बजट बिगाड़ने नहीं जाएंगी। इतना सोचकर सीता मार्केट चली जाती है। भैया, ये सब्जी कैसे दी? बहन जी, 40 रुपए पाव। और वो साइड में जो सब्जी रखी है वो कैसे दी? दीदी, वो तो फेंकने के लिए रखी है, आधी सड़ी गली है। अरे भैया, इतनी अच्छी सब्जी आप फेंक दोगे? ना 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 ना, ये तो माता अन्नपूर्णा का अपमान करना हुआ। एक काम करो, ये लो 10 रुपए और ये सारी सब्जी मुझे दे दो। मैं तो वैसे भी फेंकने वाला था, ले जाने दो, मेरा ही काम कम हुआ। इस तरह सीता सारी खराब सब्जियां उससे खरीद लेती है और फिर राशन की दुकान पर जाती है। काका जी, सबसे सस्ता चावल, दाल और आटा होना वो पैक कर दो, 5-5 किलो। लेकिन बेटा, सबसे सस्ता वाला तो जानवरों के खाने में मिलाने के लिए रखा हुआ है, कुछ लोग आकर लेकर जाते हैं। हाँ तो काका, जानवरों के लिए ही तो मांग रही हूँ, लाओ अब जल्दी से। फिर सीता कम पैसों में सस्ता वाला राशन लेकर घर आ जाती है और शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। अब जब शाम के समय सास की सहेलियां घर आती है, अरे शांति बहन, घर तो बड़ा मस्त बनाया है तूने, लाखों रुपए लगे होंगे ना? लाखों? अरे पूरे 2 करोड़ रुपए लगे हैं इसे बनाने में। ओहो, 2 करोड़ रुपए?
हाँ, हम हाई क्लास लोग हैं ना, अब शहर में कोठी होना आम बात थोड़ी ना है। सही कह रही हो शांति बहन, अब जो शहर के बाहरी इलाकों में रहते हैं उनके लिए तो लाख रुपया भी बड़ी बात है। क्यों रानी और कौशल्या? हाँ हाँ, सही बात है। अब ये सब छोड़ो बहनों, पानी पियो। सूखा पानी? अरे खाने के लिए कुछ मीठा नमकीन तो लाती बहू। आंटी जी, पानी सूखा नहीं है, गीला है, देखिए ना। फिर सभी चुप हो जाती हैं और चुपचाप पानी पीकर बातें करने लगती हैं। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे हो गए लेकिन कुछ खाने पीने को नहीं पूछा तुम्हारी बहू ने। हाँ हाँ, माफ करना बहन, अभी आई मैं। फिर सास रसोई में चली जाती है। अरे ओ माता जी, आज खाना मिलेगा या नाक कटवाएगी मेरी? मम्मी जी, मैं बहू जी हूँ, माता जी नहीं। और आप कोई सुर्पनेखा थोड़ी ना है जो मैं आपकी नाक काट लूंगी। अच्छा चलिए, लगाती हूँ खाना। जितनी लंबी जुबान है ना, उतना हाथ भी चला लिया कर। फिर शांति बाहर चली जाती है और बहू टेबल पर खाना लगाने लगती है। चलिए आप सभी खाना खाने आ जाइए, खाना लग गया है। फिर सीता सभी को खाना परोसने लगती है। अरे बहू, जरा टीवी तो चालू कर देना, चुगली सास बहू की सीरियल का समय हो गया है। तुम भी देखती हो? मैं भी देखती हूँ यार, कितना मजा आता है। सारे मोहल्ले की औरतें चुगली बतलाती हैं और सास बहू आपस में एक दूसरे से धोबी पछाड़ लड़ाई करती हैं। ये औरतें अपने सीरियल के चक्कर में मेरा नुकसान करवाएंगी। फिर सीता जाकर मेन स्विच का बटन बंद कर देती है, जिसके कारण एक बार फिर से घर में अंधेरा हो जाता है। ये कलमुही लाइट को भी अभी जाना था क्या? रोजाना रात को चली जाती है। लाइट तो पूरे शहर में हमेशा रहती है, अब देखो बाहर भी लाइट है, सिर्फ तुम्हारे घर की ही गई है। तभी शांति समझ जाती है कि ये सीता का ही काम हो सकता है। इससे पहले कि शांति कुछ कहती, अंधेरे में कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आती है और सभी हड़बड़ा जाते हैं। तभी अचानक से लाइट भी आ जाती है और बहू बाहर से आती है। सब देखते हैं कि रानी चेयर से नीचे गिरी बेहोश पड़ी है और उसका गला नीला हो रहा था और प्लेट के बगल में ही छिपकली गिरी हुई है। राम राम राम, ये कैसे हुआ? शांति, तूने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। अरे ये समय बातों का नहीं है, रानी को अस्पताल लेकर जाने का है, चलो जल्दी करो। फिर सभी रानी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि खाने में छिपकली का जहर होने से रानी की हालत ऐसी हो गई है। यदि आप इन्हें सही समय पर ना लाती तो इनकी जान भी जा सकती थी। इतना सुनते ही सीता फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, और आंटी जी आप भी, ये सब मेरी ही गलती है। जिसके बाद सीता सबको सारी बात बताती है। तब तक वहाँ श्याम और उसके ससुर भी आ जाते हैं और सभी सीता की कंजूसी के बारे में सुनकर उसे बहुत नाराज हो जाते हैं। ये लीजिए बचत के 50,000 रुपए आंटी जी के इलाज के लिए, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। जिसके बाद सीता का पछतावा देख सभी उसको माफ कर देते हैं और सीता अपनी कंजूसी की आदत छोड़कर एक अच्छी गृहिणी बनने की कोशिश में लग जाती है। नई बहू का जादुई अनोखा लहंगा। बिन तेरे सब सजा है, बिन तेरे कहाँ मजा है, याद पिया की आने लगी है भीगी भीगी रातों में। ये बन गई मेरी रील, अब मैं करूँगी इसे अपलोड और बन जाऊंगी रील क्वीन। और उसके बाद बनाऊंगी पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी आए हाय हाय। बस यही रील बनाकर फोन के आगे 10 तरह के मुंह बनाने आते हैं, लेकिन एक चाय बनाने तक नहीं आती। तेरे शक्ल देखकर तेरे ससुराल वाले अपना पेट भरेंगे। अरे माँ, क्या हर समय चालू रहती हो? क्या करना है बताओ? खाना बनाने के लिए तो एक नौकरानी भी आ सकती है। शर्म कर ले, 2 दिन में शादी है तेरी, तुझे खाना बनाना तक नहीं आता। चल मेरे साथ, तुझे खाना बनाना सिखाऊं। और ये ले अपना लहंगा संभाल कर रख। हाय माँ, मेरा लहंगा आ गया। ये तो वही लहंगा है जिसे पहनने के लिए मैं कब से बेकरार थी। आखिरकार आपने सव्यसाची से मेरे लिए लहंगा बनवा ही दिया। अब एक रील इस पर भी बनाऊंगी। अरे नालायक, अभी से मत पहन लहंगा वरना खराब हो जाएगा। माँ, आपने वो गाना सुना नहीं है क्या? माँ, आपने वो गाना नहीं सुना है क्या? ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा, इसे ना हाथ लगा। तभी सरिता अपनी बेटी के कान पकड़कर उसे रसोई में लाती है और कहती है, चुपचाप खाना बना। मुझे नहीं सीखना माँ।
ये दाल बना और इसमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डाल। तब कशिश 1 चम्मच हल्दी और चुटकी भर नमक डालती है और गैस पर रख देती है। माँ, मैंने रख दिया। 2-3 सीटी आएगी और दाल बन जाएगी। 10-15 मिनट में तो सीटी आएगी, तब तक क्यों ना मैं अपना लहंगा पहनकर एक रील बना लूं। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा कहकर कशिश लहंगा पहनकर रील बनाने लगती है। तू लिया दे मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के, मन चावे तू मैनू शॉपिंग करा दे, मन चावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे, रिक्वेस्टा पाइया वे चिट्टियां कलाइया वे, ओ माही मेरी चिट्टियां कलाइया वे। ऐसा कहकर वो कशिश नाच ही रही थी कि सरिता उसे आवाज देती है। हे भगवान, सारी दाल जला दी, रसोई में तो है नहीं, थिरक रही होगी कहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? मैंने दाल जला दी, अब तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। डर की वजह से वो जल्दी से रसोई में जाने लगती है कि तभी एक कील में उसका लहंगा फंस जाता है और फट जाता है। हे भगवान, दाल की वजह से मेरा लहंगा भी फट गया। अब तो माँ मुझे और भी ज्यादा सुनाएंगी। शादी का इतना शौक है, लेकिन सच में मुझे खाना बनाना नहीं आता। मर गई मैं अब तो, माँ मुझे बहुत सुनाएगी। तभी वहाँ पर सरिता आ जाती है और कशिश को सुनाने लगती है। कशिश का फटा हुआ लहंगा देखकर वो उसे और भी सुनाने लगती है। बस इसी की कमी थी, 1 रुपए नहीं है मुझे अब तुझे कुछ भी दिलाने के लिए, अब इसी में शादी कर लियो। पर माँ, मैं वो। कशिश टेंशन में आ जाती है और फिर अपने लहंगे को लेकर सही करवाने के लिए चली जाती है कि तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि अंधी होती है। वो औरत एक गाड़ी से टकराने वाली होती है कि तभी कशिश उस औरत को बचा लेती है। दादी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और तो नहीं है, लेकिन तुम ये रख लो। ऐसा कहकर वो अंधी औरत कशिश को एक थैला पकड़ा देती है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे रख लो। इसके बाद कशिश वो थैला लेकर आगे चली जाती है कि तभी वो कुछ सोचती है। अरे, उस बूढ़ी अम्मा को कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है? इसके बाद जब कशिश पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर कशिश घर आ जाती है और उस थैले को पलटती है। जैसे ही वो थैले को पलटती है, उसे हूबहू अपने जैसा ही लहंगा उसमें मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो औरत पक्का कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता या खुद भगवान होंगी, तभी तो उसे मेरी शादी के बारे में पता था और उसने हूबहू मुझे मेरे वाला लहंगा ही दे दिया। थैंक यू सो मच गॉड। इसके बाद कुछ ही दिनों में कशिश और रवि की शादी हो जाती है। फिर जैसे ही गृह प्रवेश के लिए कशिश रवि के घर जाती है तो उसके लहंगे में से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे भाभी, आप लहंगे में सोने के सिक्के लटका कर लाई थी क्या? जो आपके गृह प्रवेश करते ही इतने सारे सोने के सिक्के गिर रहे हैं। आ जाओ बहू, आ जाओ। कशिश जैसे ही एक और कदम रखती है तो उसके लहंगे में से और भी सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये देखकर रवि कहता है, कशिश, मैं जानता हूँ तुम्हें लहंगे का बहुत शौक है। कहीं तुमने अपने लहंगे में सोने के सिक्के तो नहीं लगवा लिए हैं जो एक एक करके गिर रहे हैं? वही तो मैं भी हैरान हूँ। लगता है हमारे घर में बहू नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई है, जिसके हर कदम से सोने के सिक्के बरस रहे हैं। ये सब देखकर कशिश सोच में पड़ जाती है और मन ही मन कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ये उन दादी के लहंगे की वजह से तो नहीं है? कहीं ये लहंगा जादुई तो नहीं, तभी ये सब हो रहा है? अरे, हमारी बहू ने आते ही हमें धनवान बना दिया। मेरी बहू से कोई भी काम नहीं करवाएगा। मेरी बहू एकदम सेठानी बनकर रहेगी। ये सुनकर कशिश मन ही मन कहती है, अरे वाह, मैं तो उस चीज से बच गई जो मुझे बिल्कुल भी करनी नहीं आती थी। इस लहंगे ने तो कमाल ही कर दिया। फिर कशिश अपनी सास से कहती है, ठीक है माँ जी। अरे वाह मेरी जान, तुमने तो आते ही सबका दिल जीत लिया। अब तुम्हें तो कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। अरे, रानी तो मैं खुद की वजह से बनकर रहूंगी। अरे, पर शादी तो मुझसे हुई है ना। लड़ना बंद करो। इसके बाद कशिश रवि के साथ अंदर अपने कमरे में आ जाती है और उसके लहंगे से सोने के सिक्के उछल उछल कर बाहर आते रहते हैं और एक कोने में इकट्ठे हो जाते हैं।
इसके बाद अगले दिन कशिश उस लहंगे को बदलकर दूसरे कपड़े पहन लेती है, जिससे कि वो जादू भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सारा जादू लहंगे के अंदर ही था। फिर कशिश एक झूले पर बैठी होती है और उसकी सास उसे हवा कर रही होती है। बहू, फ्रेश जूस, पास्ता, सैंडविच और जो भी चाहिए हो वो मुझे बता दे, मैं तेरे लिए ले आऊंगी। माँ जी, ये सब ले आइए, इन सब से मेरा पूरा दिन चल जाएगा। माँ जी, झाड़ू पोछा करना है, अगर करना है तो बता दीजिए। तभी वहाँ पर कशिश की ननद आ जाती है और कहती है, भाभी उसकी जरूरत नहीं, मैंने सारा काम कर दिया है। भाभी, वैसे मुझे कल कॉलेज की फीस और ट्रिप के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? कल जो इतने सारे सोने के सिक्कों की बारिश हुई थी वो कहाँ गए? बहू, उनसे तो मैंने जेवर बनवाने के लिए दे दिए हैं। ठीक है। इसके बाद कशिश वो लहंगा दोबारा पहनती है और फिर से उस लहंगे में से सोने के सिक्के की बारिश होने लगती है, जिसके बाद कशिश उसमें से थोड़े सोने के सिक्के निकालकर अपनी नंद को दे देती है, जिससे उसकी नंद अपने कॉलेज की ट्रिप पर चली जाती है। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। एक दिन कशिश के घर पर एक औरत आती है, जिसके हाथ में उसका 10 महीने का बच्चा होता है। वो कशिश से कहती है, दीदी मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को ठंड लग गई है, मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं है और इसका इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगा, कृपया करके मेरी मदद कीजिए बहन जी। बहू, इसके बच्चे की तबीयत तो सच में बहुत खराब है, मेरा जादुई लहंगा इसकी जान बचा सकता है। इसके बाद कशिश अपने कमरे में जाती है और उस लहंगे को दोबारा पहनती है और इस बार उस लहंगे में से पैसों की बारिश होने लगती है। कशिश उन सारे पैसों को ले जाकर उस औरत को दे देती है और वो औरत अपने बच्चे का इलाज कराती है। 2 दिन में उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो वापस से कशिश के घर आती है और उसका धन्यवाद करती है। अब इसी तरह कशिश अपने जादुई लहंगे से लोगों की मदद करने लगती है और साथ ही साथ अपने ससुराल में ठाट बाट से रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल विनी टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर ले।